गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक गुलमोहर में पाठ 5 पुरस्कार कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, इस पाठ को पढ़ाने से पहले इसके विषय में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ, जिससे आपको पाठ को समझने में आसानी रहेगी। मैं आपको इसका सारांश यानी कि समरी बता देती हूँ। बच्चों, ये कहानी है, पुरस्कार एक कहानी है और इसमें एक कृषक कन्या, कृषक यानी कि किसान की बेटी के महान देश प्रेम, त्याग और देशभक्ति को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़े से कठिन शब्द देख लेते हैं, जिससे कहानी समझने में हमें आसानी रहेगी। देखिए बच्चों, इसके कठिन शब्द या शब्दार्थ। पर्वतमाला माने क्या होता है? पर्वतों की श्रृंखला। ठीक है, माउंटेन सीरीज, पर्वतों की श्रृंखला। पर्वतमाला माने पर्वतों की माला यानी कि पर्वतों की श्रृंखला। मोहक, मोहक का अर्थ है आकर्षक। विसर्जित, खत्म या समाप्त। छवि माने सुंदरता। दस्यु, नाश, दस्यु माने होते हैं डाकू, डकैत, तो डाकुओं का नाश, विनाश। तो दस्यु नाश का अर्थ है डाकुओं का विनाश। आइए बच्चों, इसके थोड़े से कठिन शब्द और देखते हैं। प्रहरी यानी कि चौकीदार, प्रहरी माने चौकीदार। रोष यानी कि क्रोध या गुस्सा। प्रसिद्ध, मशहूर, प्रसिद्ध माने मशहूर। पुरस्कार, इनाम, इनाम। अनुग्रह यानी कि कृपा। अधिकांश, ज्यादातर। ठीक है। अश्वारोही, अश्व माने घोड़े होते हैं बच्चों, तो जो घोड़े पर आरोह है, चढ़ा हुआ है, अश्वारोही कौन चढ़ते हैं घोड़े पर? घुड़सवार, तो अश्वारोही घुड़सवार। समीप, नजदीक। प्राणदंड, मृत्युदंड, मृत्युदंड मिलता है। तो बच्चों आइए एक बार फिर से ध्यान से इसको ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए, कठिन शब्द शब्दार्थ। ओके, चलिए बच्चों, मैं आपको इस कहानी का सारांश या समरी बता देती हूँ। बच्चों, इसमें एक देश जो दिखाया गया है, जगह जो दिखाई गई है, वो है कौशल राज्य। तो कौशल राज्य में एक उत्सव मनाया जाता था, उत्सव फेस्टिवल मनाया जाता था। उस फेस्टिवल में क्या होता था, जो वहाँ के राजा होते थे, महाराज, वो एक दिन के लिए किसी की भी ज़मीन पर जिसका भी नंबर आता था, उसकी ज़मीन पर खुद इंद्र देवता की पूजा करके बीज बोते थे। ठीक है, कौन सा उत्सव था कि एक दिन के लिए महाराज या वहाँ के राजा, कौशल नरेश, नरेश माने राजा, तो किसी भी किसान की ज़मीन लेकर उस पर हल जोतते थे और जो खेत का मालिक या मालकिन होती थी वो उसमें बीज बोते चलते थे। तो ये कौशल का बहुत बड़ा उत्सव होता था। तो ये सीन दृश्य वहीं का है कि महाराज की सवारी आ रही है और आगे रथ, हाथी, रथ सवार हाथी, घोड़े और भीड़ जो थी, उनके बीच में महाराज की सवारी आ रही थी, यानी कि महाराज का रथ आ रहा था। ये समय उस समय का दृश्य है। तो क्या होता है, फिर महाराज जो है, एक मधुलिका नाम की कन्या होती है, लड़की होती है, किसान की बेटी होती है। तो आज जो नंबर था उस मधुलिका के खेत का नंबर था। तो महाराज जो है उसमें हल जोतते हैं। पहले इंद्र देवता की पूजा करते हैं। इंद्र देवता की पूजा क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि इंद्र देवता ही वर्षा करते हैं। हमारे हिंदुओं में ये माना जाता है कि वर्षा जो है इंद्र देवता ही करते हैं, तो उनकी पूजन करके, उनका पूजन, और वर्षा के जल से ही खेतों में पानी आता है ना। पहले ऐसे बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिक वो नहीं चलती थी, ट्यूबवेल वगैरह, या तो नदियों के जल पर लोग निर्भर होते थे या वर्षा के जल पर किसान निर्भर होते थे। तो इसलिए इंद्र देवता की पूजा करी जाती थी कि इंद्र देवता वर्षा करें और हम अपनी खेतों में बीज बोएं। तो महाराज हल चला रहे हैं और आसमान में काले काले बादल उमड़ रहे थे। तो ये उत्सव उसी समय में रखा जाता होगा, जैसे सावन का महीना हो या भादों का हो, जब जो
4 महीनों में बारिश का मौसम होता है ना, उसी समय पे ये उत्सव रखा जाता होगा। तो आसमान में काले काले बादल थे और महाराज जो है मधुलिका के खेत में रथ जोतते हैं और मधुलिका थाल में बीज लेके साथ साथ बीज बोती जाती है और सारी तमाम जनता, पूरी जनता, पब्लिक है ना, महाराज का हल जोतना देखते हैं, क्योंकि एक उत्सव था बहुत बड़ा उत्सव, यानी कि फेस्टिवल। ओके, सब रथ सवार, घुड़सवार, हाथियों पे सवार सभी लोग महाराज का बीज बोना देखते हैं। बड़ा अच्छा लगा, हमारे महाराज आज खेत में बीज जोत रहे हैं, बीज हल जोत रहे हैं और मालकिन जो है बीज बोती जा रही है, जो खेत की मालकिन है। अच्छा, तो फिर क्या होता है, वो मधुलिका जो नाम की कृषक कन्या है वो खेत में बीज बोती जाती है। तो प्रधान उत्सव बाद ये समाप्त हो जाता है, उत्सव समाप्त होता है, सब अपने अपने शिविर में चले जाते हैं। तो वहाँ पे मधुलिका जो है, मधुलिका को महाराज इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार में स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। स्वर्ण माने सोने की, मुद्राएं माने करेंसी, सोने की मोहर। पहले यही चलता था बच्चों, समय के हिसाब से करेंसी भी चेंज होती जाती है। जैसे अब देखो मोदी जी ने 2016 में 2016 में करेंसी चेंज करा दी है ना, 500 का नोट चेंज हो गया, 2000 का आ गया, पहले 1000 का था। तो इसी तरह से पहले सोने की मुद्राएं चलती थी, मोहर। तो सोने की स्वर्ण मुद्राएं महाराज जो है, मंत्री जो है, मधुलिका को देना चाहते हैं। मधुलिका जो है उस थाल को मस्तक से लगा लेती है और वो जो स्वर्ण मुद्राएं होती हैं उन्हें महाराज के ऊपर न्यौछावर कर देती है, चढ़ा देती है, कि उनके नाम से बांट देती है ना, लुटा देती है। तो मंत्री इस बात को देखकर गुस्सा होते हैं कि महाराज के दिए हुए पुरस्कार का तुम इस तरह से अपमान कर रही हो, ले नहीं रही हो। महाराज का एक नियम था बच्चों, जिसकी भी ज़मीन पर हल जोतते थे, यानी कि जिसकी भी भूमि लेते थे उसको 4 गुना उसका मूल्य दे देते थे। जितनी ज़मीन की कीमत बैठती थी उससे 4 गुनी, ये 4 गुनी देते थे महाराज। तो मधुलिका फिर भी लेने को मना कर देती है। क्यों? वो कहती है कि जो ज़मीन है ना, ये हमारी माता होती है और मेरे पुरखों की, मेरे पूर्वजों की ली हुई संपत्ति देन है, तो मैं इसका मोल नहीं लूँगी, इसका मूल्य मैं नहीं लूँगी, ये तो मैं महाराज पर न्यौछावर कर देती हूँ। मैंने ऐसी अपनी इच्छा से, जब मेरी आज मेरी ज़मीन का नंबर था, तो मैं अपनी इच्छा से ही महाराज को ये ज़मीन दे रही। तो मंत्री उसकी इस बात से नाराज़ होते हैं कि महाराज की कृपा को, ये देखो अनुग्रह लिख के दिखाया था ना मैंने, अनुग्रह को, कृपा को, है ना, ब्लेसिंग को तुम मना कर रही हो। तो क्या होता है, महाराज पूछते हैं उससे, मंत्री से कि ये कौन है कन्या, ये लड़की कौन है। तो मंत्री कहते हैं कि ये जो वाराणसी का हमारा युद्ध हुआ था ना महाराज, उसमें जो सिंह मित्र थे, वीर सिंह मित्र की एकमात्र पुत्री है, सिर्फ एक ही लड़की है उनके, और कोई औलाद नहीं, संतान नहीं थी। और वो क्या हो गए थे, देश के लिए बलिदान हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे युद्ध में। तो वाराणसी के युद्ध के जो वीर थे, क्या नाम था उनका, सिंह मित्र। तो मधुलिका के पिताजी का क्या नाम हुआ, सिंह मित्र। तो सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। तो महाराज जो है सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं लेती, बात को वहीं समाप्त कर देते हैं। उसके बाद बच्चों क्या होता है कि जब वो महाराज खेत जोत रहे थे, उस उत्सव में एक बात और थी, देश विदेश के राजा महाराजा और राजकुमार भी बुलाए जाते थे। तो इस बार जो है मगध का राजकुमार अरुण भी आया था। ये जब महाराज खेत जोत रहे थे, अरुण आया था। कहाँ का राजकुमार, मगध का। मगध उनका पड़ोसी राज्य था। तो मगध का राजकुमार, क्या नाम उसका, अरुण। अरुण, सारी दुनिया, सारी पब्लिक, सारी जनता तो महाराज का खेत जोतना देख रही थी, और अरुण की निगाह किस पर टिकी हुई थी, मधुलिका पर। मधुलिका उसे बहुत ही सरल सादी लड़की लगी, अच्छी लगी। तो वो राजकुमार जो है, मगध का राजकुमार अरुण, कैसे देख रहा था, मधुलिका। इसके बाद तो आगे स्टोरी चलती है। वो मधुलिका को कहता है कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी तुम्हें इस कौशल की महारानी बना सकता हूँ। अरुण आगे कहता है कि मधुलिका, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, मेरे लिए एक काम करना होगा। कि जो कौशल नरेश हैं वो क्या हैं कि तुम्हारे लिए चिंतित हैं, कौशल नरेश तुम्हारे लिए चिंतित हैं, और वे तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं करेंगे। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, है ना। तो इस समय जो कौशल के सेनापति हैं वो दस्यु नाश करने के, दस्यु मैंने बताया था क्या होते हैं, डाकू, डाकू का विनाश करने के लिए, है ना, बाहर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए। तो तुम इस समय महाराज से जो दुर्ग है, किला जो है,
इसका कौशल का जो किला है, कौशल राज्य का दुर्ग है, किला है, इसके दक्षिणी नाले के पास की जमीन महाराज से मांग लेना, क्योंकि महाराज जब तुम्हें देना चाहते थे अब मांग लेना। अब ये मधुलिका क्यों मांगेगी इसके लिए? क्योंकि ये भी इसको प्रेम करने लगी थी। एक तरफ प्यार दिखाया है और एक तरफ देश प्रेम दिखाया है बच्चों। देशभक्ति प्रेम से बड़ी है, हर चीज़ से बड़ी है। अपने देश के लिए जीना और मरना, यही सबसे बड़ा तथ्य है, सबसे बड़ा पॉइंट है, यही सबसे बड़ा धर्म है। देशभक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। तो लेकिन वो उसकी बात को भी मानने के लिए मजबूर थी, तो वो महाराज के पास जाती है। महाराज कहते हैं, अरे ये तो सिंहमित्र की कन्या मधुलिका है, कहो मधुलिका क्या चाहिए? तो वो कहते हैं कि भाई, वो कहते हैं महाराज कि क्या तुम्हें जमीन चाहिए, धरती चाहिए? वो बताते हैं कि देव महाराज 3 साल पहले आपने मेरी भूमि जोती थी। तो कहते हैं महाराज, तो क्या तुम्हें अब उसका मूल्य चाहिए? वो कहते हैं नहीं महाराज, मुझे दुर्ग माने किला, किले के दक्षिणी नाले के पास की जमीन चाहिए, मैं उसी पर खेती करूँगी। क्यों है अब देखना बच्चों, ये भी पता चलेगा। तो महाराज कहते हैं वो तो उबड़ खाबड़ जमीन है, उसमें तुम कैसे खेती कर लोगी? कहती नहीं, मैं उसे ही समतल बना लूँगी, उस पर ही खेती करूँगी। क्यों? क्योंकि दक्षिणी नाले के पास से किले में एंट्री करना, किले में प्रवेश करना और जीतना आसान था। इसलिए वो अरुण कहता है कि तुम किले के दक्षिणी नाले के पास की ज़मीन महाराज से मांगना, तो वहाँ से मैं अपने घुड़सवारों के साथ, अपनी सेना के साथ एंट्री कर जाऊँगा और किले को जीत लूँगा। अब यहाँ पर मधुलिका कहती तो है, महाराज से मांग लेती है, महाराज उसको वो ज़मीन दे देते हैं। तो उस दक्षिणी नाले के पास में खेती के लिए ज़मीन समतल करी जाती है, झाड़ियाँ हटाई जाती हैं, समतल करी जाती है। तो फिर कुछ टाइम बाद अरुण कहता है कि आज की रात तीसरे पहर मैं इस किले का मालिक हो जाऊंगा, मैं इस किले का राजा होऊंगा, इस कौशल का नरेश हो जाऊंगा आज रात के तीसरे पहर। अब जो है मधुलिका कांप जाती कि तो देशद्रोहपन हो जाएगा, देश के साथ गद्दारी हो जाएगी। उसका ईगो, उसका मन, उसका धर्म, उसका ईमान कांप उठता है और वो सोचती है कि अगर मेरे देश पर जो मगध जो है पड़ोसी राज्य था, वो दुश्मन राष्ट्र था, मतलब उससे अनबन रहती थी, पड़ोसी राष्ट्र था, तो अगर इनका यहाँ कब्जा हो गया तो इसकी गद्दार तो मैं ही होंगी, मेरे ही कारण ये उसे जीत सकेगा। क्योंकि इस समय सेनापति भी सैनिकों को लेकर बाहर गए हुए हैं और उधर से दक्षिणी नाले के पास से किले में एंट्री करना आसान होता था और इसकी जो है रेस्पॉन्सिबल, इसकी जो जिम्मेदार मैं ही हूँगी इस गद्दारी की। तो उसका मन कांप जाता। तो वो उधर से दूर से सेनापति को आते देखती है, सेनापति के मार्ग में खुद चली जाती है वहाँ पर। तो सेनापति 100 सैनिकों के साथ होते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या बात है कन्या? तो वो क्या सब पहचानती है, ये तो सिंहमित्र की लड़की मधुलिका है। तो मधुलिका कहती है कि सेनापति जी जो है एक कुछ जो है द्रोही, देशद्रोही दुश्मन जो है आज रात तीसरे पहर हमारे किले पर कब्जा कर लेंगे। वो बताती तो नहीं है कौन है, पर कर लेंगे, उसे सचेत कर देती है, सावधान कर देती है, बिवेयर कर देती है। तो सेनापति कहते क्या कहती हो तुम, सच कह रही हो? कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, क्योंकि उसे तो पता ही थी सारी कहानी। तो सेनापति क्या करते हैं, 80 सैनिकों को नाले की तरफ भेज देते हैं, दक्षिणी नाले की तरफ, और खुद कुछ सैनिकों के साथ महल के अंदर, राजमहल के अंदर उस मधुलिका के साथ जाते हैं। तो महल के पहरेदार, चौकीदार, पहरेदार जब सेनापति को देखते हैं, उन्हें पहचान जाते हैं, सैनिकों को देखते हैं तो दरवाज़ा खोल देते हैं। वरना ये भी होता है कि पता नहीं दुश्मन देश के लोग तो नहीं आ गए हैं, सैनिक तो नहीं आ गए सैनिकों के साथ चढ़ाई करने, आक्रमण करने। तो वो दरवाज़ा खोल देते हैं। महाराज के सामने मधुलिका को ले जाकर मंत्री कहते हैं, सेनापति कहते हैं कि महाराज ये जो लड़की है मधुलिका, सिंहमित्र की लड़की है, कन्या है, और ये बता रही है कि आज रात दुर्ग पर हमला हो जाएगा और इसे दुश्मन जो है इस पर जीत हासिल कर लेंगे। तो महाराज कहते हैं ये सच बात है क्या कन्या? तो कहते हैं ये सच है बिल्कुल। तो सेनापति 200 सैनिकों को और महल में से 200 सैनिकों को और दुर्ग में से दक्षिणी नाले की तरफ भेजते हैं। पहले 80 भेजे, फिर 200 सैनिकों को और पूछते हैं कि उनसे पूछते हैं जो सैनिक होते हैं कितने सैनिक होने अंदर होते हैं 200, तो उन्हें भी वो दुर्ग के दक्षिणी नाले की तरफ भेज देते हैं। तो वहाँ पर अरुण जो है उससे हमला होता है, लड़ाई होती है, युद्ध होता है और अरुण जो है बंदी बना लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, ठीक है, उसको तो उसकी हार हो जाती है।
अब महाराज के सामने अरुण को बुलाते हैं। अगली सुबह के समय प्रातःकाल सारी जनता होती है, सब होते हैं, तो पता चलता कौन है ये, कि मगध का राजकुमार अरुण है। तो सारी जनता कहते हैं कि प्राण दंड, प्राण दंड, प्राण दंड, इसको प्राण दंड मिलना चाहिए। ये हमारे देश पर हमला कर रहा था और चोरी छिपे कर रहा था, तो इसको प्राण दंड मिलना चाहिए। प्राण दंड बोलते हैं सारे। तो महाराज भी स्वीकृति में सिर हिला देते हैं, हाँ प्राण दंड ही इसको मिलना चाहिए, इसकी यही सजा है, सबसे इसकी यही ज़्यादा से ज़्यादा सजा है कि इसको प्राण दंड, मृत्यु दंड मिले। तो क्या होता है, और उसको जो मधुलिका थी उसको कहते हैं, महाराज कहते हैं कि कन्या तुमने बड़ा ही वीरता और बहादुरी का काम किया, और तुम्हारे ही कारण हमारा आज देश जो है स्वतंत्र है, आज़ाद है और जीत गया है। सिर्फ तुम्हारे ही कारण हमारी जीत हुई है, तो तुम पुरस्कार की अधिकारी हो, इनाम की हकदार हो। तो मधुलिका से कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तो उसकी इस बात पर अरुण व्यंग में हंसता है कि नहीं चाहिए, जब तुमने मेरे साथ गद्दारी की, जब मेरे साथ विश्वासघात किया, मुझे अपनी बातों में लेके ये दिखाया कि हाँ मेरे लिए मांग ली ज़मीन, और फिर मुझसे विश्वासघात किया, गद्दारी की, प्रेम में विश्वासघात किया, तो वो कुटिल मुस्कुराहट हंसता है, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तो वो वास्तव में उसे कुछ नहीं चाहिए था। वहाँ देखो बच्चों, वहाँ देश प्रेम, एक तरफ देश प्रेम, एक तरफ प्रेम, पर प्रेम पर भी देश प्रेम हावी है। तो वो कहती है, महाराज फिर कहते हैं कि मधुलिका तुम पुरस्कार की हकदार हो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कहती है कि मुझे भी मृत्यु दंड दो। क्या दो? मृत्यु दंड दो, प्राण दंड दो, क्योंकि अरुण को भी प्राण दंड फांसी मिल रही थी, है ना, मृत्यु दंड मिल रहा था, तो मुझे भी मृत्यु दंड दो। और यह कहकर अरुण के पास में उसी की साइड, उसी की तरफ खड़ी हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या समझे? लेखक ने इतनी अच्छी कहानी लिखी, इससे क्या समझे कि सारे दायित्व, सारे कर्तव्य देश प्रेम के आगे छोटे हैं। सबसे बड़ा देश प्रेम, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, वही तो दिखाया उसमें। मधुलिका के मन में प्रेम था अरुण के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या था? देश प्रेम था, कि अगर वो देखो दोनों तरफ वो खरी उतरी, प्रेम में भी और देश प्रेम में भी, अपने देश को भी बचा दिया और अपने प्रेम को भी निभा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आज मैंने आपको पुरस्कार कहानी का सारांश बताया है। इसको आप जरूर सुने, जरूर देखें। चैप्टर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे इन शॉर्ट में जितना शॉर्ट हो सकता था संक्षेप में मैंने आपको बताया है। ओके।